हाय एवरीवन। सो ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे गोमोरिस कटिंग प्लेन मेथड से। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था गोमोरिस कटिंग प्लेन मेथड को। वहां पे हम लोगों ने जो एलपीपी को सॉल्व किया था वो था हमारा प्योर आईपीपी का प्रॉब्लम। मतलब हमारे पास जितने भी डिसीजन वेरिएबल थे वो सारे के सारे इंटीजर्स थे। ये मिक्स्ड इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, तो इसका जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो सेम ही है जो हम लोगों ने पहले प्रोसेस को देखे था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आप लोग को याद होगा ये सारे स्टेप्स को जो हम लोगों ने फॉलो किया था, यही सारे जो स्टेप्स हैं हम लोग सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे इसमें भी, और सॉल्व करेंगे हमारा आईपीपी। तो वीडियो जो है थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिसीजन वेरिएबल है वो 3 डिसीजन वेरिएबल है और 3 हमारा कांस्टेंट भी है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप क्या है हम लोगों के पास? सबसे पहले हम लोगों को ये इग्नोर करना है जो इंटीग्रिटी कंडीशन है कि x1 और x3 इंटीजर्स है, इसको इग्नोर कर देना है और बाकी के प्रॉब्लम्स को जो हम लोग को सिंप्लेक्स मेथड यूज करके अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। तो हम लोगों ने इसको इग्नोर कर दिया। अब ये वाली चीज को आप लोग सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कीजिए। अगर आप लोगों को सिंप्लेक्स मेथड ऑलरेडी आता है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, तो जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को स्लैक वेरिएबल को यूज करेंगे तीनों इक्वेशन में, क्योंकि तीनों लेस देन इक्वल टू का सिंबल है। तो तीनों में स्लैक वेरिएबल यूज होगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल होता तो क्या करते हैं हम लोगों को, इक्वल टू का सिंबल को हम लोग जनरल फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज करते हैं। आप लोग को याद होगा। तो जैसे ही हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल फॉर्म, अगर वो उसी मेथड के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करना है। लेस देन इक्वल टू है तो हम लोगों ने यहाँ पे स्लैक वेरिएबल यूज किया। तो यहाँ पे हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले मैक्स जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 4x1, जो कि है हमारे पास 4x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3, और यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है, पहला कांस्टेंट है 4x1 माइनस 4x2, ये हो जाएगा प्लस s1, स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे और इक्वल टू के सिंबल देके हम लोग 5 लिख देंगे। सेकेंड कांस्टेंट है x1 प्लस 6x2 प्लस s2 यहाँ पे ऐड करेंगे, इक्वल टू देके 5 लिख देंगे। और थर्ड कांस्टेंट ये है हमारे पास माइनस x1 प्लस x2 और प्लस x3, इसमें भी एक स्लैक वेरिएबल s3 को ऐड करके इक्वल टू 5 लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे कि हमारा x1, x2, x3 और क्या हमारे पास है s1, s2 और s3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों को इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। इस तरफ में मैं निकालती हूँ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है s1 इक्वल टू 5, s2 इक्वल टू 5, s3 इक्वल टू 5। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगर x1, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू तीनों की वैल्यू 0 हो जाती है तो s1 यहाँ से 5 निकलेगा, s2 5 और s3 5। अब क्या करना है, इग्नोर करना है हमें इंटीजर कंडीशन को, जो यहाँ पे इंटीजर कंडीशंस दिए हुए हैं इस कंडीशन को इग्नोर करना है एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड टू ऑब्टेन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी कुछ लाइंस है जो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि अगर आप लोग रिवीजन करें और बाद में इस तरीके से देखें तो ये नोट्स उतारने में अच्छा रहेगा। आप लोग रिवीजन के टाइम पे ये सब चीज जो याद आ जाएंगी तब समझ में आएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा था। एग्जाम के टाइम पे आप लोग डायरेक्ट सिंप्लेक्स टेबल भी बना सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी मार्क्स जो है इसमें मिल जाते हैं। सो इनिशियल सिंप्लेक्स, तो टेबल में यहाँ पे हमारे पास होते हैं CB, यहाँ पे होता है बेसिस और ये होता है XB। बेसिस वेरिएबल के कॉलम में हम लोग लिखेंगे s1, s2 और s3 को। सो ये होगा s1, s2 और s3, और ये वाला जो cj है यहाँ पे, और यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं हम लोग zj माइनस cj। ठीक है, x1 और यहाँ पे cj की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कॉस्ट है। सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, और यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गई, यहाँ पे होगा 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे s1, s2, s3 0 है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो यहाँ पे 0 0 लगा के s1, s2, s3 लिख देना है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखते हैं। मैक्स जेड में क्या है हमारे पास, x1 की वैल्यू 4 है, यहाँ लिख देंगे, x2 6 है, x3 2 है और ये सारे 0 0 0 है। ओके, xb का वैल्यू हम लोग राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेके लिखते हैं। यहाँ पे तीनों की वैल्यू जो है 5 है और ये होता है कॉस्ट। सो x1 का कॉस्ट है 0, s2 की 0, s3 की 0। ये वाली वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर से फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रेंट में देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है 4, x2 है -4, x3 0 है, s1 1 है और ये 0 0 है। सेकेंड कॉन्स्टेंट में देखेंगे क्या है हमारे पास, यहाँ पे x1 -1 है, x2 6 है, ये 0 है, s2 1 है
S2 नहीं, S2 1 है, S1 0 है और ये भी 0 है। थर्ड कांस्टेंट में हम लोग देखते हैं x1 है -1, x2 है 1, x3 है 1 और S3 है 1 और ये S1 और S2 0 0 है। ठीक है, फाइंड आउट करते हैं ZJ माइनस CJ को। यहाँ पे हमारे पास हमें फॉर्मूला पता है कि ZJ माइनस, मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ZJ माइनस CJ इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, CB इंटू XJ, और ये माइनस CJ है, ये माइनस CJ हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट फर्स्ट, यानी कि Z1 माइनस C1 निकालते हैं। 4 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 0, CB इंटू XJ है ना, तो ये CB है और ये X1 है। इसी तरीके से CB इंटू X2 निकालेंगे, CB इंटू X3 निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा -4, सबको माइनस CJ करेंगे, यानी कि ये जो वैल्यू है माइनस CJ, यहाँ पे -2, ये 0 0 0 इनिशियल टेबल है तो माइनस CJ ही वैल्यू आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। अब क्या करेंगे, मोस्ट निगेटिव देखते हैं कि यहाँ पे ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, तो हमें मोस्ट निगेटिव देखना होगा। मोस्ट निगेटिव कौन सा है, -6। -6 के साथ कौन सा जो है हमारा कॉलम है, X2 का कॉलम है, तो ये बनेगा हमारा इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद हमें आउटगोइंग वेक्टर भी फाइंड आउट करना होता है, जिसके लिए हमें निकालना होता है मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करना होता है, XB डिवाइडेड बाई X2, और X2 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। XB है हमारे पास 5, और यहाँ पर 5 और X2 है -4, सो ग्रेटर देन 0 बोले, इसके लिए फाइंड आउट नहीं करेंगे। सेकंड वाले के लिए XB है 5, X2 है 6, सो 5/6। ओके, और लास्ट वाला है 5/1। सो अब इन दोनों में से हम लोग को देखना होगा कि मिनिमम कौन सा है, 5 और 5/6। यहाँ पे मिनिमम 5/6 है, तो ये इसके साथ जो रो है वो है S2 की रो। ठीक है, ये बनेगा आउटगोइंग रो और ये बनेगा इनकमिंग रो। इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो वैल्यू है वो है 6 हो जाएगा हमारा की एलिमेंट। टेबल को इम्प्रूव करते हैं और हमारा नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। सेकेंड सिम्प्लेक्स टेबल में हम लोग को टेबल को इम्प्रूव करके लिखना है। सारे यहाँ पे उस तरीके से लिखेंगे, ZJ माइनस CJ, ये है हमारा CB कॉस्ट ऑफ बेसिस, यहाँ पे रहेगा बेसिक वेरिएबल, ये है XB, यहाँ पे X1 X2 X3 S1 S2 S3, ये वाली वैल्यू सबकी सेम रहेगी, 4 6 2 0 0 0। यहाँ पे S2 बाहर जा रहा है, S2 बाहर जा रहा है, X2 अंदर आ रहा है, सो X2, और ये S3 जो है एज इट इज रहेगा। S1 की कॉस्ट 0, X2 की कॉस्ट है हमारे पास 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, और S3 की कॉस्ट है 0, 0 लिखेंगे। फाइन, हमें की एलिमेंट को 1 करना होता है। हम लोग जानते हैं शॉर्टकट मेथड को यूज करेंगे, रो ऑपरेशन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा वो लंबा हो जाता है, ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ओके, सो 6 को 1 करने के लिए हमें पूरे रो को 6 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएंगी वो होंगी हमारे पास, यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो 5/6। ठीक है, यहाँ भी -1/6, ये हो जाएगी 1, ये 0 0 1/6 और 0, हमने इसको कर लिया। अब इसके बाद हमें पता है कि जो बेसिस में जो वेरिएबल्स होते हैं वो अंदर में जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि S1 S2 S3 यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी करेगा ये वाले वेरिएबल्स। S1 है हमारे पास पहला, तो ये होगा 1 0 0, X2 उसके बाद है तो ये होगा 0 1 0, और S3 होगा 0 0 1। ठीक है, जो बाकी के वैल्यूज है उनको हमें फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मैंने बताया हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, और सिंप्लेक्स मेथड में भी मैंने ये वाली चीज बताई हुई है कि 6 यहाँ की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इससे पिछले टेबल में देखते हैं। इसके पिछले टेबल में क्या है, इस वहां पर 5 है, तो यहाँ इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 5 को डायरेक्ट की एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 × 6 माइनस जो है फॉर्मूला में आएगा इंटू 4 × -4, सो हो जाएगा 5 × 6 माइनस -4 × 5 होल डिवाइडेड बाई की एलिमेंट यानी कि 6। सो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो होगी 25/3। यहाँ की वैल्यू को निकालेंगे 5 × 6 माइनस 5 × 1 डिवाइडेड बाई 6, ये वैल्यू आएगी 25/6। फाइन, ठीक इसी तरीके से यहाँ की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस बनाना है, 4 × 6 माइनस -4 × -1 डिवाइडेड बाई 6। सारे वैल्यूज को निकाल करके हम लोग यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यूज जो होगी वहाँ पे आएगी हमारे पास 10/3, ये हो जाएगी -5/6, ये होगा X3 0 1
S2 की वैल्यू 2/3 माइनस 1/6। ठीक है, ऐसे वैल्यू उसको निकालते हैं। ZJ माइनस CJ को निकालने का सेम ही फॉर्मूला है यहाँ पे जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, इसको निकालेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -5 0 -2 0 1 0। जैसे x3 यहाँ इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 × 0 प्लस 6 × 0 प्लस 0 × 1 माइनस CJ यानी कि -2। सो यहाँ पे आ जाएगा -2। इस तरीके से सबको हम लोगों ने निकाला। अब देखते हैं कि ऑल ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 0 तो नहीं है, यहाँ पे 2 नेगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं। मोस्ट नेगेटिव को चुनना होता है, तो हमने -5 जो है हमारा मोस्ट नेगेटिव, इसको चूज कर लिया। इसके साथ हमारा x1 का कॉलम है, सो x1 जाएगा हमारे बेसिस के अंदर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि बाहर कौन आ रहा है। बाहर आने के लिए हमें देखना होगा मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला सेम ही है, जो ऊपर स्टेप किए थे वो सेम ही करना है, XB डिवाइडेड बाई ये वाला, क्योंकि x1 बाहर जा रहा है तो इस बार x1 से डिवाइड करेंगे और उन x1 के लिए जो x1 ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाई 10/3, 25 डिवाइडेड बाई 10/3 क्या होगा, 5/2। इसके लिए आया 5/2। ये जो है निगेटिव है, सो निगेटिव के लिए फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि x1 को है ग्रेटर देन 0 होना होगा। सो एक ही वैल्यू है, इसी को मिनिमम लेंगे। इसके साथ में जो हमारा रो है वो है S1 की रो। सो ये बेसिस से बाहर जाएगा, x1 बेसिस के अंदर आएगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है वो है 10/3। सो 10/3 हमारा हो जाएगा की एलिमेंट। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे थर्ड सिंप्लेक्स टेबल को। हम लोग टेबल को इम्प्रूव कर रहे हैं। सो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल में भी हम लोग सेम ही लिखेंगे, CB B XB CJ X1 X2 X3 S1 S2 S3 ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सेम वैल्यू। सबकी कॉस्ट तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हर बार तो सेम ही रहती है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ वाले टेबल को इम्प्रूव करना होता है। बेसिस में क्या होगा, यहाँ पे S1 बाहर जा रहा है, X1 अंदर आ रहा है, तो X1 यहाँ लिख देंगे, बाकी दोनों नीचे सेम ही रहेगा, X2 और S3। x1 की कॉस्ट है 4, x2 की कॉस्ट है यहाँ पे 0, s3 की कॉस्ट है 0, सॉरी यहाँ पे 6, यहाँ 0। ठीक है, अब देखते हैं कि एलिमेंट यहाँ पे क्या है, 10/3। 10/3 को 1 करना है। 10/3 को 1 कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग इस पूरे रो को मल्टीप्लाई कर दे 3/10 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो पूरे रो को 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वाले में जो हमारा वैल्यू आएगा वो होगा 3/10 यानी कि 25/10 यानी 5/2। ओके, ये होगा 5/2। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1, ये 0 0, ये होगा 10 3/10, तो 3/10 से मल्टीप्लाई करें, 3/10 1/5 और ये 0। ओके, तो सही लिखा है मैंने। अब क्या करना है, x1 x2 और x3 जो कि होगा वो हमारा बेसिस में हो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। सो x1 हो जाएगा 1 0 0, x2 होगा 0 1 0 और s3 होगा 0 0 1। ओके, अब यहाँ बाकी के वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड हम लोग जानते हैं। 10/3, अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस टेबल के वैल्यू को डायरेक्ट की एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 10/3 से। सेम प्रोसेस जो हम लोग पहले भी करते आए हैं। यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी उससे 5/4, यहाँ हो जाएगी 25/4। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 1 1/20 1/4 1/5 0। फाइन, इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे सपोज 1/20 यहाँ पे आए तो कैसे आया, इसका S1 की सेकेंड पोजीशन पे वैल्यू थी, तो 10/3 इंटू 0 करेंगे, माइनस 1 इंटू -1/6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाई 10/3 कर देंगे क्योंकि 10/3 की एलिमेंट है। सो 1/20 वैल्यू आएगी। ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करने के लिए इस वाले के लिए हम लोग करेंगे 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 4। सो वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर 0 0 -2 3/2 2 और 0। अब यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं एक वैल्यू निगेटिव आया है। सो ऑल ZJ माइनस CJ इज नॉट ग्रेटर देन 0। मोस्ट निगेटिव निकालना है। मोस्ट निगेटिव में हमारे पास एक ही निगेटिव है, इसी को चूज करना होगा। सो ये क्या है हमारे पास, ये x3 की कॉलम है। x3 की कॉलम अंदर जाएगी तो
कौन सा किसकी पोजीशन पे जाएगी इसको निकालने के लिए मिनिमम रेशियो, जो कि होगा हमारे पास XB डिवाइडेड बाई X3 और X3 को ग्रेटर देन 0 होना होगा। ये कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग भूल जाते हैं और डिवाइड करके सिर्फ करते हैं। सो XB डिवाइडेड बाई X3, X3 ग्रेटर देन 0। सो 5/2 डिवाइडेड बाई 0, यहाँ X3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0 हमारा नहीं चलेगा, यहाँ भी 0 है नहीं चलेगा। 25/4/1, सो हो जाएगा 25/4। सो ये वाला हमारा एक वैल्यू है, यही मिनिमम रेशियो होगा। इसके साथ में हमारा कौन सा रो है, S3 का रो। S3 का रो बाहर जाएगा, X3 का रो अंदर आएगा। इसके बाद हम लोग फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। सो यहाँ पे होगा CJ, CB, B, XB, X1, X2, X3, S1, S2, S3, ठीक है। यहाँ पे होगा 4, 6, 2, 0, 0, 0, इतना हो गया। यहाँ पे लिख देती हूँ ZJ माइनस CJ, ठीक है। बेसिस में क्या रहेगा हमारे पास, पहले क्या था X1, X2, यहाँ पे वही रहेगा X1, X2, और S3 की जगह पे हमारे पास X3 आ रहा था, ठीक है, X3। अब यहाँ पे इसकी कॉस्ट लिख देते हैं। X1 की कॉस्ट है 4, X2 की 6 और X3 की 2। फाइन, हो गया। अब क्या करना है, हमें की एलिमेंट को 1 करना है। यहाँ पे देखते हैं की एलिमेंट कौन सा था हमारे पास, इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो वैल्यू था ये 1, यही था की एलिमेंट। अब ये तो ऑलरेडी 1 है, इसको अब हम लोग 1 नहीं कर सकते क्योंकि पहले से 1 है। तो पहले से 1 है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं, पूरे रो को सेम ही हम लोगों को कॉपी कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे रो को सेम 25/4 0 0 0 0 1 1/4 0 1 सेम लिख देंगे। अब क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो X1, X2, X3 एक साथ मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बाकी के वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 1 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 0। सो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1। वेट 1 सेकेंड, XB की वैल्यू निकाल रहे थे ना, सॉरी XB की वैल्यू यहाँ पे 5/2 है। सो 5/2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 5/4। सो 5/2 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 5/2। सो ये हो जाएगा 5/2। इसी तरीके से यहाँ पे ये होगा 5/4। ओके, बाकी सारे वैल्यूज को भी निकालेंगे। तो ये यहाँ पे ये आएगा 3/10, 1/5, 0, 1/20, 1/5, 0, ये निकल गया। इसके बाद का हम लोग ZJ माइनस CJ, 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 4, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0, 4 माइनस 4 0, ये भी 0, ये भी 0, ये आएगी 2, 2 एंड 2। फाइन, अब हम लोग देख सकते हैं कि ऑल ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस ऑल ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बट नॉट इंटीजर। यहाँ पे हम लोग ये लाइन लिखते हैं। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों को क्या करना है, X1 X2 की वैल्यू, X1 और X3 की वैल्यू जो हमारे पास था क्वेश्चन में हम बोले थे X1 X3 आर इंटीजर, उसे इंटीजर लाना है। लेकिन यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि X1 भी फ्रैक्शन है और X3 भी जो है फ्रैक्शन में आ रहा है। सो ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है बट इट्स नॉट इंटीजर सॉल्यूशन। ये जो हम लोग यही लिखा है कि बट द इंटीजर कंस्ट्रेंट वेरिएबल X1 एंड X3 आर नॉन इंटीजर। सो अब यहाँ से हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट आता है गोमोरी कॉन्सेप्ट, क्या करते हैं हम लोग, ये सिंप्लेक्स मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल हम लोगों को इंटीजर बोला था। तो हमारा क्वेश्चन में था कि X1 और X3 जो है इंटीजर है। तो X1 की वैल्यू को हम लोग लिखेंगे, X1 इक्वल टू क्या आया है हमारे पास 5/2, X1 की वैल्यू 5/2 और X3 की वैल्यू आई हमारे पास 25/4। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये कितना इंटीजर पार्ट है इसमें और कितना फ्रैक्शन पार्ट है। तो जैसे 5/2 को हम लोग करें, इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 + 1/2। 2 एक इंटीजर है और 1/2 एक फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से इसको तोड़ के लिखना है। तो 25/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 + 1/4। ये वाला चीज आप लोग जानते होंगे। यहाँ पे जैसे कि 25/4 है तो आप लोग इस तरीके से निकालना आई गेस, तो आप लोग जानते हैं 25/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 4 6 = 24, ये 1 आएगा, नीचे 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 4 जो है इसे नीचे आ जाता है। तो 6/1/4 को लिख सकते हैं 6 + 1/4।
सो ये बेसिक सा चीज़ था जो मैंने यहाँ पे बता दिया। इसी तरीके से इसको भी करेंगे। अब ये क्या है, ये सम ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन है। तो अब इन दोनों में से क्या हम लोग को निकालना है, हमें x2 को नहीं देखना है क्योंकि x2 हमारा इंटीजर हमें नहीं बोला था। हाँ, अगर हमें सॉल्यूशन निकाले और x2 इंटीजर आ गया देन नो प्रॉब्लम। हमें ऐसा नहीं बोला है कि x2 इंटीजर नहीं होना चाहिए, हमें बस इतना बोला है क्वेश्चन में कि x1 और x3 इंटीजर होना चाहिए। x2 में बी अ रियल नंबर और इंटीजर कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें x1 और x3 को देखना है क्योंकि इसमें हमें रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। सो x1 x3 के लिए हमने फ्रैक्शन निकाला। अब क्या करना है, अब हम लोग को इसमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। सो मैक्सिमम ऑफ किसका, ये निकालने के बाद मैक्सिमम ऑफ इन पूरे का नहीं, इसके जो फ्रैक्शन पार्ट आए हैं। सो मैक्सिमम x1 में फ्रैक्शन पार्ट आया 1/2 और x3 में का फ्रैक्शन पार्ट आया 1/4। सो इन दोनों का मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1/2। 1/2 और 1/4 में मैक्सिमम 1/2 है, तो ये 1/2 आया। अब 1/2 किसको जो है पॉइंट कर रहा है, 1/2 कहाँ से आया, यहाँ से आया, तो किससे आया, x1 से। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे द सोर्स रो इज फर्स्ट रो। हमें सोर्स रो निकालना पड़ता है। तो ये वाला स्टेप जो है हम लोगों को कि मैक्सिमम फ्रैक्शन जो भी आएगा उसको हम लोग पता करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्ड में जो भी हमारा वेरिएबल रहता है, जैसे x1 है, सो x1 का जो रो है, यानी कि x1 का ये वाला x1 जो है, इसका जो रो है ये हमारा सोर्स रो है। ठीक है, तो जैसे ही हमें सोर्स रो पता चल जाता है, हम उस रो को यहाँ पर टेबल में देखते हैं। जो हमारा ऑप्टिमल टेबल आया था, जो कि लास्ट टेबल है 4th टेबल, उसमें देखते हैं x1 सोर्स रो है, तो इसकी वैल्यूज को लिखेंगे। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, वी हैव क्या है 5/2, XB के यहाँ पे कॉलम में क्या है 5/2। सो 5/2 उसके बाद कर देंगे इक्वल टू। अब इस वैल्यूज को पूरा देखेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखना होगा। x1 क्या है 1 है, सो 1x1, x2 x3 0 है, छोड़ देंगे, प्लस 3/10 s1 प्लस 1/5 s2 और s3 हमारे पास जो है वो 0 है। फाइन, इसको फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि 5/2 है, तो 5/2 को भी हम लोगों को एज ए इंटीजर और एज ए फ्रैक्शन लिखना होगा। और एक दूसरा चीज कि अगर यहाँ पे कोई निगेटिव वैल्यूज आते, जैसे यहाँ पे 3/10 की जगह -3/10 आता, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते एज अ सम ऑफ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन। वो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था, वो वही सेम चीज करते और यहाँ पे उसको उसकी वैल्यूज को माइनस निगेटिव हटा के उस वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो खैर यहाँ पे ऐसे निगेटिव नहीं दिख रहे, हम लोग सिंपल पॉजिटिव में लिए। 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/2। ठीक है, इक्वल टू x1 प्लस 3/10 ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो हम लोग इसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते क्योंकि डिनोमिनेटर जो है इसमें यहाँ पे 10 दिया हुआ है और न्यूमरेटर 3 है। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है, इसमें कोई इंटीजर पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब क्या कर सकते हैं, ये वाला चीज करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे कांस्टेंट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि द फ्रैक्शनल कट, जिसको बोलते हैं गुमोरियन कांस्टेंट, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं गुमोरियन भी लिख देती हूँ, गुमोरियन कांस्टेंट इज गिवन बाय, क्या होगा हमारे पास, जो इंटीजर वैल्यूज है उसको हम लोगों को छोड़ देना है। तो जैसे कि यहाँ पे ऊपर की इक्वेशन में देखेंगे, सिंपल हमने लिखा जो भी हमारा इंटीजर था उसको इंटीजर और फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में तोड़ के लिख दिया। अब 1/2 को और ज्यादा तोड़ नहीं सकते हम लोग, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, सो 2 है और ये 1/2 है, तो 2 एक इंटीजर है, इसको छोड़ देंगे। 1/2 को हम लोग ले सकते हैं। ओके, 1/2 को लिया। अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे ही लिखते हैं। इस वाले को पहले लिखेंगे। ठीक है, s1 और s2, ये xb वाला जो है इसको छोड़ देंगे, पहले s1 s2 को लिखेंगे। सो यहाँ पे क्या है, x1 के साथ क्या है 1 है, 1 एक इंटीजर है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो फ्रैक्शन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, हम लोग को सिर्फ फ्रैक्शन लेना है। सो 3/10 s1 प्लस 1/5 s2, ये हमारे पास जो है फ्रैक्शन थे। ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगाना है हमें हमेशा। ग्रेटर देन इक्वल टू लिख करके क्या लिखना है, ये जो यहाँ पे वैल्यूज थे, तो इसमें क्या है 2 + 1/2, तो 2 एक इंटीजर, इसको छोड़ देंगे, 1/2 को ले लेंगे, 1/2 और माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3/10 s1 माइनस 1/5 s2 लेस देन और इक्वल टू -1/2 हो गया। यहाँ पे लेस देन का सिंबल हम लोग को लाना था। लेस देन का सिंबल को लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते थे।
ओके, सो अब क्या करना है हमें, हम लोग जानते हैं कि जब भी लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता है किसी भी कंस्ट्रेंट में तो हम लोग स्लैक वेरिएबल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3/10 -3/10 S1 -1/5 S2 प्लस G1 इक्वल टू -1/2। ठीक है, हम लोग S1 S2 ऐड करते आए हैं। अब यहाँ पे जो है इस सिचुएशन पे आके अगर हम लोग किसी कॉन्स्टेंट में लेस देन के सिंबल को हटा के इक्वल टू करना है तो यहाँ पे भी हमें कोई वेरिएबल देना पड़ेगा। तो ये वेरिएबल जो दे रहे हैं इसका नाम है गोमोरिन स्लैक। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग वेयर G1 इज गोमोरियन स्लैक। फाइन, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है नाउ। सो दिस न्यू कांस्टेंट, ये जो हमारा न्यू कांस्टेंट आया है इस कांस्टेंट को हम लोग जो भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया उसके बॉटम में ऐड करना है। एट दिस इंट्रोड्यूस दिस न्यू कांस्टेंट एट द बॉटम ऑफ द अबव सिंप्लेक्स टेबल। सो हमारा जो सिंप्लेक्स टेबल था ये वाला फोर्थ वाला सिंप्लेक्स टेबल, इसके बॉटम में हम लोगों को ये वाला जो कांस्टेंट आया है इसको ऐड करना है। सबसे पहले ये वाला टेबल को एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, सो ये सारा जो टेबल था हमारा फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल, ये हम लोगों ने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे जो मेरी लाइन जो है ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इसको आप लोग इग्नोर करें। पर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, इग्नोर मत करना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, ये जो कंस्ट्रेंट है हमारा इसको यहाँ पे नीचे ऐड करना है। सेम हम लोगों ने कॉपी किया। अब क्या करना है, यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल्स है इसमें एक न्यू वेरिएबल ऐड हुआ है जिसका नाम है G1 और इसकी कॉस्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो 0 है, क्योंकि ये सारे वैल्यूज ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आए थे, यानी कि मैक्स जेड की वैल्यूज से आए थे। ये 0 यहाँ पे रहेगा और ये भी यहाँ पे हम लोगों ने अभी ऐड किया है, तो कॉस्ट इसका यहाँ पे 0 है। ठीक है, अब इस वाले कांस्टेंट को देखेंगे, इस तरफ में क्या है वैल्यू -1/2। सो -1/2 हो जाएगी XB के कॉलम में, और बाकी ये जो इक्वल्स टू के इस साइड की जो वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं X1 X2 X3, यहाँ तीनों की वैल्यू जो है 0 है। सो 0 0 0। S1 की वैल्यू क्या है -3/10, S2 की वैल्यू है -1/5 और S3 की वैल्यू भी है यहाँ पे 0। G1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, G1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ओके फाइन, सिर्फ हमारे पास S1 और S2 वैल्यू थी और G1 था, तो S1 S2 और G1 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। और इन सारे में जो है G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 0 एंड 0। फाइन, क्योंकि हमारे पास ये जो वेरिएबल्स थे यहाँ से हम लोगों ने कॉपी किया है ना, तो S3 तक ही था, S3 के बाद G1 है, G1 की वैल्यूज नहीं थी, G1 0 0 होगा। अब सेम हम लोग प्रोसेस करेंगे, ZJ माइनस CJ को फाइंड आउट करेंगे सेम फॉर्मूला से, CB इंटू XJ माइनस CJ। तो Z1 माइनस C1 क्या होगा, 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 4। सो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर 0। इसी तरीके से ये भी 0, ये भी 0, 2, और ये आप यहाँ पे वैल्यू आएगी 2 2 एंड 2, और ये वैल्यू आएगी 0। फाइन, ZJ माइनस CJ फाइंड आउट करने के बाद इस वाले जो टेबल को हम लोग फाइंड आउट करते हैं ना, इसकी वैल्यू हम लोग डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सॉल्विंग। ओके, सो डुअल सिंप्लेक्स मेथड से इसको सॉल्व करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। डुअल सिंप्लेक्स मेथड आप लोग को याद होगा। डुअल सिंप्लेक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पहले उन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करते हैं जो हमारा बेसिस से बाहर जाएगा। सो बेसिस हमारा ये है, इसमें से बाहर कौन सा जाएगा, इसकी XB की वैल्यू को देखते हैं। XB हमारे पास यहाँ पे G1 की जो वैल्यू है ये निगेटिव है, यहाँ पे जो है -1/2 है, तो सो ये G1 निगेटिव है, तो ये G1 जो है हमारा बेसिस से बाहर जाएगा। ये फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग को पता करना है कि बेसिस के अंदर कौन आएगा। सो बेसिस के अंदर के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम लोग पिछले सिंप्लेक्स मेथड में मिनिमम रेशियो निकालते थे, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम रेशियो निकालेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि बेसिस के अंदर कौन सा वैल्यू जाएगा। मैक्सिमम रेशियो किसका निकालना है, रेशियो होगा हमारा ZJ माइनस CJ डिवाइडेड बाई जो भी हमारा वेरिएबल है बेसिस के बाहर जा रहा है। तो इस वाले केस में G1 बाहर जा रहा है, तो डिवाइडेड बाई G1 कर देंगे, और G1 का जो कंडीशन है G1 हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। फाइन, ओके, सो मैक्सिमम रेशियो क्या होगा, सी ZJ माइनस CJ, सॉरी G1 को देखते हैं। G1 लेस देन 0 कहाँ पर है, सो ये हमारा G1 है लेस देन 0, ये इक्वल टू 0 है, इसको नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे। लेस देन 0 ये वाला है, यानी कि S1 और S2 के लिए हमारा G1 लेस देन 0 है।
ये इक्वल टू 0 है, नहीं लेंगे। ये 1 ग्रेटर देन 0, इसको भी नहीं लेंगे। तो S1 S2, सो 3/10 माइनस 3/10 डिवाइडेड बाई सॉरी मैंने पहले G1 लिख दिया। G1 नहीं, पहले ZJ माइनस CJ। G1 यहाँ पे इन दोनों के लिए लेंगे क्योंकि G1 लेस देन 0 है, 2 होगा। सो 2 डिवाइडेड बाई माइनस 3/10 कॉमा 2 डिवाइडेड बाई माइनस 1/5। सो यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे आएगा मैक्स रेशियो ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 20/3 माइनस 20/3 कॉमा माइनस 10। सो ये जो वैल्यू आएगा यहाँ से आएगा माइनस 20/3, क्योंकि इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो है माइनस 20/3। ये तो माइनस 10 है, क्योंकि निगेटिव में है इसीलिए माइनस 20/3 जो है मैक्सिमम हो जाएगा। विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू, यहाँ पे लिख देंगे माइनस 20/3 विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच वन, कॉरेस्पॉन्ड्स टू S1। ठीक है, ये माइनस 20/3 ये फर्स्ट वाले से आया, ये किसकी वैल्यू थी, ये इस वाले की वैल्यू थी, और ये किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, S1 को। सो S1 क्या होगा हमारे पास, ये इंटरिंग वेक्टर होगा। समझ में आई यहाँ पे बात। सिंपल हम लोग जैसे डुअल सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। मैक्सिमम रेशियो तो हम लोग सबका निकालने वाले थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास कंडीशन है कि G1 लेस देन 0 होना चाहिए, तो इन सब के लिए तो वैल्यू निकलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यूज होते तो हम लोग निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों का निकला। अब इन दोनों में से मैक्सिमम जो था वो था S1, जो रेशियो आया हमारा उनमें से मैक्सिमम ये था, तो ये S1 जो है हमारे पास, ये S1 जो है हमारा एंटर करेगा। अब टेबल को इम्प्रूव करते हैं और न्यू टेबल बनाते हैं। ओके, सो इस वाले प्रोसेस के बाद जो है हम लोगों ने अपना न्यू टेबल बना लिया है। यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 4 6 2 0 0 0 0, और x1 x2 x3 ऐसे ही रहेगा, x1 x2 x3, और G1 बाहर जा रहा है, G1 की जगह S1 एंटर कर रहा है, सो यहाँ पे हो जाएगा S1। फाइन, यहाँ पे हो जाएगा 4 6 2 और ये 0। फाइन, हमारा की एलिमेंट क्या है, जो इन दोनों के इंटरसेक्शन का, G1 और S1 के इंटरसेक्शन में माइनस 3/10 है, ये हमारा की एलिमेंट है। इसको क्या करना है, हमें 1 करना है। इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 10/3 से। ओके, माइनस 10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे रो को, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं। ये S1 हो जाएगा यहाँ पे 0, और नहीं यहाँ पे माइनस 5/3 होगा, 5/3 होगा, माइनस नहीं होगा, 5/3। इसके बाद यहाँ पे होगा हमारा 0 0 0 1 2/3 0 माइनस 10/3। क्या किया, सिंपल पूरे रो को माइनस 10/3 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग। अब देख, हम लोग जानते हैं कि बेसिस में जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे थे। सबसे पहले है हमारा x1, सो x1 हो जाएगा 1 0 0। उसके बाद है x2, तो x2 होगा 0 1 0 0। x3 है, उसके बाद होगा x3 0 0 1 0, और उसके बाद S1 है, तो S1 होगा 0 0 0 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से बाकी सारे वैल्यूज को निकालेंगे। XB में यहाँ की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे 5/2 है, क्या करेंगे, डायरेक्ट की एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5/2 मल्टीप्लाई माइनस 3/10, 5/2 माइनस 3/10 को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस क्रॉस कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है क्रॉस, ये ऐसे बना तो ये ऐसे क्रॉस जाएगा, तो 3/10 इंटू माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई माइनस 3/10। सारे वैल्यूज को इस तरीके से ही फाइंड आउट करेंगे। मैं बार बार चीज बोल रही हूँ, आप लोगों को इस चीज को ध्यान से करना है। 7/6 35/6, ये S2 हो जाएगा 0 1/6 माइनस 1/6 0 0 1 1 1/6 5/6। ओके, अब क्या करना है, हमें ZJ माइनस CJ को निकालना है। ZJ माइनस CJ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे होगा 2/3 2 20/3। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस सिचुएशन पे आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा ऑल ZJ माइनस CJ जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ऑल XB भी जो है, यानी कि XB की जो कॉलम्स में जो वैल्यूज है वो भी सारे के सारे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे डुअल सिंप्लेक्स मेथड से ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो फाइंड आउट हो चुका है, लेकिन स्टिल
हमारे पास x1 की वैल्यू तो 2 आ चुकी है जो कि है इंटीजर, बट x3 जो है हमारा अभी भी फ्रैक्शन है। यहाँ पे x3 हमारे पास अभी भी 35/6 आ रहा है, मतलब हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है लेकिन इंटीजर सॉल्यूशन नहीं मिला है, क्योंकि x3 भी हम लोगों को जो है इंटीजर लाना है। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक गोमोरियन कांस्टेंट को ऐड करेंगे। यही वो चीज थी जिसकी वजह से मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो G1 को जैसे हम लोगों ने ऐड किया ना, इसके बाद हम लोग G2 को भी उस तरीके से ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सेम चीज को फिर से रिपीट करेंगे। x1 है हमारे पास 2 और x3 है हमारे पास 35/6। 35/6 भी जो है ये, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + 5/6, और ये तो 2 है, इसमें कोई इंटीजर वेरिएबल नहीं है। सो इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है, इसका जो फ्रैक्शन पार्ट क्या है, इसका फ्रैक्शन पार्ट है 0/1 बोल सकते हैं हम लोग। सो 0/1 इसका फ्रैक्शन पार्ट है, इसका फ्रैक्शन पार्ट है 5/6। इन दोनों में से हमारे पास मैक्सिमम कौन सा है, 5/6 मैक्सिमम है। सो हमारे पास बोल सकते हैं द सोर्स रो इज x3, इज थर्ड रो। सो वी हैव थर्ड रो हमारे पास जो है मैक्सिमम था इन दोनों में से, तो थर्ड रो x3 है, तो थर्ड रो हमारे पास सोर्स रो है। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, x3 के जो रो है उसको हम लोगों को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं 35/6, ये होगा 35/6 इक्वल टू, इसके बाद क्या है 0 0, यहाँ पे 1 है, सो 1 × x3 यानी कि x3, मैं यहाँ लिख रही हूँ x3 प्लस 0 × s1 माइनस 1/6 × s2, यहाँ पे होगा माइनस 1/6 × s2 प्लस यहाँ पे है 1 × s3 यानी कि s3 प्लस 5/6 × g1, 5/6 × g1। s3 वाले रो को हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। x1 x2 और s1 ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास 0 थे, तो ये हमारे यहाँ पे नहीं लिखा है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज को नोटिस करेंगे कि ये s2 जो है ये निगेटिव आ रहा है। हम लोगों को क्या करना है ना, अगर इस तरीके से कोई भी वैल्यू निगेटिव आता है तो उसको हम लोग एज अ सम ऑफ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से इसको टर्म में लिख देती हूँ, -1/6 को सम ऑफ निगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जो एक ही वैल्यू है जो निगेटिव है। अगर और भी वैल्यूज रहते जो निगेटिव रहते तो उसको भी हम लोग ऐसे ही करते। सो -1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 + 5/6। अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे 5/6 को, तो यहाँ पे जो वैल्यू आते हैं ना उसी के इक्वल में यहाँ पे वैल्यूज आते हैं हमारे पास। ये एक शॉर्टकट मेथड है, अब यहाँ से आप लोग इसकी हेल्प ले सकते हैं। सो 5/6 है तो इधर भी 5/6 आएगा, और यहाँ पे अगर -1 से माइनस करते हैं तो -1/6 आ जाएगा। सो इसको हम लोग, ये जो वैल्यू आया -1/6, इसको -1/6 की जगह यहाँ पे ये पुट करेंगे। सो यहाँ लिखती हूँ मैं, क्या था हमारा इक्वेशन, 35/6। ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं लिख रही हूँ 35/6 इक्वल टू x3। ओके, यहाँ पे है -1/6, सो -1/6 को लिखेंगे हम लोग -1 + 5/6। सो -1 + 5/6 × s2 है, तो क्या होगा -s2 + 5/6 s2, मल्टीप्लाई करके मैंने एक साथ ही लिखा है, प्लस s3 + 5/6 g1। फाइन, ये वाला चीज करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो 35/6 को हम लोग लिख सकते हैं 5 + 5/6, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे 35/6 को। सो 5 + 5/6 इक्वल्स टू x3 - s2 + 5/6 s2 + s3 + 5/6 g1। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग द गोमोरियन constraint is given by, यहाँ पे क्या है, जो ये वाली वैल्यूज को है उसको पहले लिखेंगे, इंटीजर को हटा के सिर्फ फ्रैक्शन लेना है। ये दोनों इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है, तो 5/6 s2, ये g1 जो है ये फ्रैक्शन है, सो +5/6 g1
अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू सी का सिंबल लगा के इस साइड में जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको लेते, तो फ्रैक्शन है 5/6। सो 5 को इग्नोर करेंगे, 5/6 को ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, निगेटिव माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करना होगा। 5/6 S2 माइनस 5/6 G1 लेस देन इक्वल टू माइनस 5/6। अब ये लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल को ऐड करते हैं। S2 माइनस 5/6 G1, यहाँ पे वेरिएबल को ऐड करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा। तो किसको ऐड करेंगे, एक G1 वेरिएबल को ऐड करेंगे, इक्वल टू देंगे माइनस 5/6, सॉरी G2 वेरिएबल। सो G2 क्या है, गोमोरियन कांस्टेंट। ये G1 भी था हमारा गोमोरियन कांस्टेंट, ये G2 भी गोमोरियन कांस्टेंट है। यहाँ फिर से मैं लिख देती हूँ, वेयर G2 इज सॉरी, जो गोमोरियन कांस्टेंट नहीं, गोमोरियन वेरिएबल बोल सकते हैं या फिर गोमोरियन स्लैग बोल सकते हैं। सो गोमोरियन स्लैग लिखती हूँ मैं। ओके, नाउ इंट्रोड्यूसिंग, सो जो G2 के कांस्टेंट आए हैं हमारे पास, इसको भी क्या करेंगे, जो हमारा टेबल आया था लास्ट टेबल, उसके नीचे हम लोग ऐड कर देंगे। सो इस टेबल को कॉपी करके लिखेंगे और उसके बाद ये वाले कांस्टेंट ऐड करेंगे। सो जो हमारा टेबल था, हमने सेम उसी टेबल को जो है कॉपी कर लिया है। अब क्या करेंगे, इस टेबल के एंड में जो है हम लोग इस वाले कांस्टेंट को लिखेंगे जो हम लोग का कांस्टेंट आया है। सो क्या ऐड करेंगे, हम लोग G2 को ऐड करेंगे जिसकी कॉस्ट होगी 0, XB में वैल्यू होगा -5/6। ओके, और बाकी सारे वैल्यूज को भी लिखेंगे, जैसे x1 x2 x3 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो 0 0 0 हो जाएगा। S1 भी 0 होगा, S2 होगा -5/6, S3 होगा 0, S2 होगा सॉरी S2 मैंने लिख दिया है, G1 होगा -5/6 और G2 है 1। ठीक है, अब बाकी सारे कांस्टेंट में G2 की वैल्यू हो जाएगी 0 0 0। यही वाला चीज हम लोगों ने यहाँ से देख के लिखा हुआ है, S2 G1 G2। सो S2 G1 G2, अब बाकी सारे 0। सेम फॉर्मूला यूज करके हम लोग को ZJ माइनस CJ का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ हो जाएगा 0 0 0, ये भी 0, 2/3 2, 20/3 0। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन सा जो है XB, यहाँ पे भी डुअल सिंप्लेक्स मेथड को ही हम लोग यूज करने वाले हैं। सो यूजिंग डुअल सिंप्लेक्स मेथड, G2 जो है हमारा नेगेटिव में है, बाकी सारे जो वैल्यू है XB के वो पॉजिटिव है, तो G2 क्या होगा, हमारे बेसिस से बाहर जाएगा। बेसिस में अंदर आने के लिए हम लोगों को फाइंड आउट करना होगा मैक्सिमम रेशियो। मैक्सिमम रेशियो किसका निकालना होगा, ZJ माइनस CJ डिवाइडेड बाई G2 का, और जो G2 होगा वो लेस देन 0 ही होना चाहिए। सो हम लोग को क्या निकालना है, मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे ZJ माइनस CJ 0/0, यहाँ पे G2 लेस देन 0 के लिए लेंगे। सो लेस देन 0 सिर्फ S2 और G1 पे है। ठीक है, सो S2 या फिर G1 में से ही हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इसके साथ क्या है, 2/3 डिवाइडेड बाई -5/6, सो वैल्यू आएगी -4/5, कॉमा यहाँ पे क्या है 20/3, तो 20/3 डिवाइडेड बाई -5/6, सो यहाँ पे वैल्यू आएगी -8। फाइन, अब इन दोनों में से जो है मैक्सिमम कौन सा है, सो -4/5 जो है वो मैक्सिमम है, विच कॉरिस्पॉन्ड्स टू कौन सा, -4/5 जो है किसको कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, इस वाले को, S2 को। सो S2 यहाँ पे होगा, S2 को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, और इसी के साथ S2 हमारा एंडरिंग वेक्टर होगा, और इन दोनों के जो इंटरसेक्शन में जो वैल्यू है वो है हमारे पास -5/4। सो ये हमारा हो जाएगा की एलिमेंट। टेबल को हम लोग इम्प्रूव करेंगे, यहाँ पे अपना न्यू टेबल बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने अपना इम्प्रूव टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। 0, सब 0 हो जाएगा। बेसिस में आएगा हमारे पास x1 x2 x3 S1, और इधर जो है ये G2 की जगह पे क्या आएगा हमारे पास, S2। सो इधर हो जाएगा S2। इसकी सारी की कॉस्ट लिख लेते हैं, 46200। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे की एलिमेंट को 1 करने के लिए हमें इस पूरे रो को मल्टीप्लाई करना होगा -6/5 से। सो -6/5 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे भी आ जाएगा ये 0 0 0, S1 की जगह पे भी 0,
S2 के नीचे आएगा हमारे पास 1 0 ये 1 और -6/5। ओके, इसके बाद जो है x1 x2 x3 और s1 s2 ये सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। सो 1 0 0 0 0 1 0 0, x3 होगा 0 0 1 0, s1 होगा 0 0 0 1 और s2 होगा 0 0 0 0 1। ठीक है, ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गए, ये 1 इस तरीके से। अब देखना है बाकी सारे वैल्यूज को निकालने के लिए की एलिमेंट से क्रॉस मल्टीप्लाई। सो सेम प्रोसेस को अप्लाई करेंगे और बाकी सारे वैल्यूज को यहाँ पे हम लोग फट से निकाल लेते हैं। सो वैल्यूज हम लोग निकालने के बाद ZJ माइनस CJ निकालेंगे। तो ZJ माइनस CJ होगा 0 0 0 और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास 0, ये होगा 2 6 और 4/5। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑल ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ऑल XBI भी कर सकते हैं और ऑल XD भी बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0। ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स, जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है वो था हमारे पास x1 और x3 जो कि हमें क्वेश्चन में बोला था कि इंटीजर होना चाहिए, वो हमारा क्या है, यहाँ पे इंटीजर हमें दिख रहा है। x1 2 है, x3 6 है, ये 2 6 जो है इंटीजर है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस, सो लिख दिया ऑल रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल इंटीजर है, हेंस ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। द ऑप्टिमल इंटीजर सॉल्यूशन इज क्या होगा हमारे पास, x1 इक्वल टू क्या है, x1 इक्वल टू 2 कॉमा x2 इक्वल टू 1, यहाँ पे x2 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू क्या है 6 एंड मैक्स जेड की वैल्यू हम लोग अब दिख रहा है आप लोग को। सो मैक्स जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 4 इंटू 2 6 इंटू 1 2 इंटू 6 और एल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे x1 की वैल्यू 2 x2 की 1 x3 की 6 आई। हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। सो क्वेश्चन कहाँ गया, सो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में हमारा था 4x1 6x2 2x3। सो क्या करेंगे, यहाँ पे x1 x2 और x3 की वैल्यू को पुट करेंगे और z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो z की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे 26। सो ये है हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन जो कि एक इंटीजर भी है। सो गाइस एक बार मैं आप लोगों को फिर से अपना जो है सॉल्यूशन वो दिखा देती हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, सिंप्लेक्स मेथड से हम लोगों ने अपने टेबल को फॉर्म किया और ये सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, थर्ड फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल से हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला। हमारा इंटीजर नहीं आ रहा था तो हमने गोमोरी कांस्टेंट G1 को ऐड किया। G1 को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे अपने टेबल के नीचे जो सिंप्लेक्स टेबल आया था उसके कांस्टेंट को ऐड करके फिर से हमने डुअल सिंप्लेक्स मेथड को यूज करके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया। डुअल सिंप्लेक्स मेथड को यूज करने के बाद भी हमने देखा कि ZJ माइनस CJ और XB दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा था, लेकिन फिर भी हमारा जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर नहीं आ रहा था। तो अगेन हम लोगों ने एक गोमोरी कांस्टेंट को यूज किया जो कि था G2। यहाँ पे हम लोगों ने G2 को ऐड किया। G2 को ऐड करने के बाद इसका जो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को हम लोगों ने इस टेबल के नीचे फिर से ऐड किया। तो ये था हमारा G2 को यहाँ पे हम लोग ऐड करने के बाद फिर से डुअल सिंप्लेक्स मेथड को अप्लाई किया और एंड में हमारा जो रिजल्ट आया वो था सारा इंटीजर भी था। और यहाँ पे हमने ये भी कंडीशन जो हमारा ट्रू था, ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, XBI ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये हमारा इंटीजर भी आ रहा है सॉल्यूशन। सो इसी तरीके से आप लोगों को जो है इंटीजर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, जो भी वैल्यूज आएंगे वो आपका सॉल्यूशन होगा। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड। अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।